हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 53 वीडियो है, जिसमें मैं बेसिकली जो कॉलम्स हैं आरसीसी के, उनके ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट्स के पिच एंड डायमीटर के लिए जो हमारे कोडल प्रोविजंस हैं वो क्या है और उनका जो बेसिस है वो कैसे क्वांटिफाई किए गए हैं, कैसे डराइव हुए हैं और कैसे इन्हें फील्ड में यूज करना है, उस सभी एस्पेक्ट से कवर करूंगा। सो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें और जो पुराने वीडियोस हैं मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आईएएस 456 कोडल प्रोविजंस की, वो आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, क्योंकि जो भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस एक दूसरे वीडियो से कनेक्टेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्लॉज है दैट इज रिगार्डिंग दी पिच एंड डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज। तो पहले जो टर्मिनोलॉजीज यहां पर यूज की जा रही हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये टर्मिनोलॉजीज का क्या सिग्निफिकेंस है फील्ड में। सो सबसे पहला जो टर्म यूज कर रहे हैं यहां पर हम पिच यूज कर रहे हैं। आपने स्टील स्ट्रक्चर्स में भी पिच वर्ड का यूज किया होगा, पढ़ा होगा। सो जो हमारी पिच है बेसिकली यहां पर हम इसको डिनोट कर लेते हैं एसटी से। एसटी इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग along longitudinal axis of the beam, sorry column, longitudinal axis of column। ये आपका कॉलम दिया हुआ है, इसमें जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। आपका जो लोड आ रहा है कंप्रेसिव लोड कॉलम में, उसके डायरेक्शन में जो एक्सिस है दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, ये आपके दो अलग अलग डायमेंशंस हैं। इसको आप मान सकते हैं x या y। इस डायरेक्शन में इस कॉलम की डायमेंशन dx मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में dy मान लेते हैं। इट इज अज्यूम कि एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, इसमें dx जो है वो dy से बड़ा है। तो हमारे जो एक्स वाई प्लेन है यहां पर ये लेटरल प्लेन है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लोड। लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा प्लेन है वो लेटरल प्लेन है, और dx और dy जो है ये हमारी लेटरल डायमेंशन है कॉलम की। ध्यान रखना है आपको, पहले टर्मिनोलॉजीज आप समझ लोगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो जो हमारी डायमेंशन है कॉलम का बेसिकली क्रॉस सेक्शन है ये। तो ये इसको हम कभी कभी कहते हैं कि दीज आर द क्रॉस सेक्शनल लेटरल डायमेंशंस ऑफ द कॉलम। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल लेटरल डायमेंशंस ऑफ कॉलम, इसमें हमारी dx जो है वो x डायरेक्शन में है, जो और dy है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, और हमारी इन पैरेलल टू इन द डायरेक्शन ऑफ लोड जो एक्सिस है दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम। ठीक है, तो पिच जो वर्ड है दिस इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम। तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हाट? ऑफ लेटरल टाइज, जो कि आप कहां यूज कर रहे हैं? दीज लेटरल टाइज मैंने आपको बताया था कि दीज आर यूज्ड इन नॉन सर्कुलर कॉलम्स। ठीक है, नॉन सर्कुलर कॉलम्स में आपका जो भी आप ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हो वो आपका लेटरल टाइज है, मींस परपेंडिकुलर टू द रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो जो पिच है उसको हमने यहां पे एसटी से डिनोट किया। एस मींस स्पेसिंग एंड टी इज द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो यहां पर आपका रेक्टेंगुलर कॉलम से क्रॉस सेक्शन में ये आपकी जो दिख रही है ये आपकी एक लेटरल टाई है, जिसमें ये जो आपके बार्स हैं ये मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं। ठीक है, इसका डायमीटर हम अज्यूम कर लेते हैं, इट इज डिनोटेड एज फाई। ठीक है, इसमें एक हो सकता है सभी डायमेंशन सेम हो, सभी लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो यूज किए सेम साइज के हो या अलग है। तो यहां पर हमारा एक फाई मैक्स होगा, एक फाई मिनिमम होगा। ठीक है, एक मैक्सिमम साइज होगा लॉन्गिट्यूडनल बार का, एक मिनिमम साइज होगा, या सभी साइजेस सेम हो सकते हैं, तो हम फाई से सिंपल डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कोडल प्रोविजंस है वो क्या कहते हैं कि पिच की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे डिसाइड होगी, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो पिच की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है
सॉरी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो है मींस मैक्सिमम लिमिट हमारे कोड ने स्पेसिफाई की है, मिनिमम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की है कोड ने, ठीक है, इन केस ऑफ पिच ऑफ लेटरल टाई। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट क्या स्पेसिफाई की है और किस बेसिस पे स्पेसिफाई की है वो हम देख लेते हैं। तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो हमारी जो है ये गवर्न किससे है, इट इज गवर्न्ड बाय दी बकलिंग क्राइटेरिया, बकलिंग ऑफ जो मेन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार्स हैं उनकी बकलिंग से गवर्न्ड है। तो बकलिंग के लिए हमारा जो पैरामीटर है वो क्या है, दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो। और स्लेंडरनेस रेशियो किस पर डिपेंड करता है हमारा, इट इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव लेंथ, और इफेक्टिव लेंथ इज अ फंक्शन ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज गवर्न्ड बाय द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। तो जो अनसपोर्टेड लेंथ है बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस, इंपॉर्टेंट चीज है कि थ्योरेटिकली बकलिंग कंसिडरेशंस को लेते हुए ये निकाला गया कि जो मैक्सिमम लिमिट है, क्रिटिकल लेंथ क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, रेनफोर्समेंट बार की कॉलम में, दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16 टाइम्स द फाई मिनिमम। जो भी आपके कॉलम्स में मिनिमम डायमीटर बार यूज हो रहा है उसके 16 टाइम्स से ज्यादा जो भी लेंथ होगी वो हमारी क्रिटिकल बार होगी। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारी पिच है यानी स्पेसिंग है वो इस तरह की हो कि हमारी जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो 16 फाई से ज्यादा ना हो। इस बेसिस पर हमारे कोड में पिच की जो रिक्वायरमेंट दी गई, मैक्सिमम लिमिट दी गई, वो दी गई ST शुड बी लेस देन आर इक्वल टू, पहला है हमारा D जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है। ठीक है, मैंने लेटरल डायमेंशन आपको अभी एक्सप्लेन किया, उनमें से जो मिनिमम है यानी लीस्ट यहां पर हमारा क्या हो गया dy। ठीक है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन है। दूसरा 16 टाइम्स फाई मिनिमम जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार है, ध्यान रखिएगा फाई जो हमारा मिनिमम डायमीटर है, 12 mm का यूज हो रहा है, 16 mm का यूज हो रहा है, 18 mm का यूज हो रहा है, तो जो मिनिमम डायमीटर बार है उससे गवर्न्ड होगी हमारी स्पेसिंग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की लेटरल टाइज के केस में। तीसरी है 300 mm। इसमें से जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, इसमें से जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी लीस्ट वैल्यू, इनमें से जो लीस्ट वैल्यू होगी उससे हमारी कम होनी चाहिए हमारी पिच, जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो बेसिकली यहां इसके सेंटर से ये हमारी बेसिकली क्या है ST है, दिस इज ST स्पेसिंग ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो यहां पर यही चीज मेंशन की है इन्होंने कि पिच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी मोर देन, इट शुड नॉट बी मोर देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंट। इट मींस इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू, मींस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी इससे हमेशा कम रहे। लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार जिनको हम टाई कर रहे हैं, और 300 mm विच एवर इज लेस। तो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि जो ट्रांसवर्स टाइज आप डिसाइड कर रहे हो वो एडिक्वेट लेटरल सपोर्ट दे रही हो और आउटवर्ड मूवमेंट अंडर द एक्शन ऑफ लोड लॉन्गिट्यूडनल बार के को प्रिवेंट कर रही हो। ठीक है, तो हम ये समराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस कि हमारी जो ST है यानी पिच है, इट शुड बी स्मॉल एनफ, इट शुड बी स्मॉल, इतनी कम होनी चाहिए टू रिड्यूस एडिक्वेटली अनसपोर्टेड लेंथ, यानी विच इज अ
बेसिकली a slenderness ratio of each longitudinal bar। ठीक है, अगर हमारी एस को आप अनलिमिटेड कर देंगे तो बकलिंग हमारी इंडिविजुअल लॉन्गिट्यूडनल बार्स बकल कर जाएंगे, बिकॉज दे विल नॉट बी हैविंग सफिशिएंट लेटरल सपोर्ट over such a long distance, over such a large unsupported length. So it should be ensured that pitch should be small enough to reduce the adequately unsupported length of each longitudinal bar। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कोड ने स्पेसिफाई नहीं की लेटरल टाइज के केस में। अब आते हैं दूसरा जो पैरामीटर है, दैट इज डायमीटर। अब हमने स्पेसिंग डिसाइड कर ली कि ये जो आपका एक कॉलम मैंने दिखाया हुआ है, इसके बीच में सेंटर टू सेंटर इस बार का इस बार से एस हो गया, ये एस हो गया, ये एस हो गया। अब आते हैं इस बार का जो डायमीटर है वो हमने अज्यूम कर लिया, इट इज 5 t। ठीक है, डायमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो कोड ये कहता है कि जो लेटरल टाइज है, मैंने आपको बताया था पुराने वीडियो में कि वहां पर हम जो लेटरल रेनफोर्समेंट या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं वो हमारा पॉलीगनल लिंक्स के फॉर्म में है, या हम इन्हें लेटरल टाइज भी बोलते हैं। तो जो डायमीटर है वो किस क्राइटेरिया से डिसाइड हो रहा है कि क्या हमें रखना है, तो दैट इज बेस्ड ऑन द स्टिफनेस क्राइटेरिया। ठीक है, जो टाइज हम यूज कर रहे हैं दे मस्ट बी सफिशिएंटली स्टिफ होना चाहिए। जैसे ही इस पर लोड आ रहा है, इसमें आउटवर्ड फोर्सेस की वजह से देयर विल बी चांसेस ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स। तो इनको अपनी जगह पर होल्ड करने के लिए ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो आप यूज कर रहे हो, दे शैल बी सफिशिएंटली स्टिफ टू प्रिवेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बार्स। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बार्स को प्रिवेंट करने के लिए सफिशिएंटली स्टिफ होना चाहिए। तो इस वजह से जो हमारी लेटरल टाइज है उनका जो डायमीटर है दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्टिफनेस। इसी वजह से वो स्ट्रेंथ का फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसी वजह से स्ट्रेंथ का फंक्शन नहीं है तो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जो हमारा ग्रेड ऑफ स्टील आप यूज कर रहे हो उससे इसका कोई मतलब नहीं। इट इज नॉट अ गवर्निंग क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द साइज ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ नॉन सर्कुलर कॉलम्स एज वेल एज सर्कुलर कॉलम्स। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फाइटी की रिक्वायरमेंट है ये हमारे नॉन सर्कुलर एंड सर्कुलर कॉलम्स दोनों के लिए सेम है। अभी हम नेक्स्ट जब बात करेंगे जहां पे हम हेलिकल रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे जो मिनिमम डायमीटर या साइज ऑफ टाई लेटरल रेनफोर्समेंट की हम बात करेंगे, वहां पे ये रिक्वायरमेंट सेम है, तो ध्यान रखना है आपको। तो यहां पे हम कह सकते हैं लेटरल टाइज या हेलिकल रेनफोर्समेंट, तीनों के लिए हमारी ये सेम है रिक्वायरमेंट। तो हमारे कोड ने क्या स्पेसिफाई किया कि ये जो फाइटी की वैल्यू है इसकी मिनिमम वैल्यू इंश्योर करना है हमें। ठीक है, टू इंश्योर कि हमारी जो टाइज हैं वो सफिशिएंटली स्टिफ रहें। ठीक है, तो स्टिफनेस के लिए हमें उसका मिनिमम डायमीटर एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वो जो डायमीटर है दैट इज शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, जो लॉन्गिट्यूडनल बार में जो मैक्सिमम डायमीटर है, डिवाइडेड बाई 4 या फिर 6 mm, whichever is more। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है जो वैल्यू ज्यादा होगी उससे ज्यादा होनी चाहिए हमारी मिनिमम जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का बार है, चाहे वो हेलिकल रेनफोर्समेंट का है हो, स्पाइरल हो। इसको हेलिकल रेनफोर्समेंट में हम लोग उसको स्पाइरल बोलते हैं। और यहां पर लेटरल टाइज जो आप यूज कर रहे हो पॉलीगनल लिंक्स फॉर्म में, उसके डायमीटर का जो बार है वो बेसिकली दोनों के लिए सेम है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल बार है, लॉन्गिट्यूडनल बार मैंने आपको बताया दिस इज द मेन बार,
इसका जो आपका साइज है, जो मैक्सिमम साइज होगा लॉन्गिट्यूडनल बार का, वो आप ले लोगे। जितने भी लॉन्गिट्यूडनल बार यूज किए गए हैं उसमें जो मैक्सिमम साइज होगा उसका 4 से डिवाइड कर देंगे और 6 mm उन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो ज्यादा वैल्यू होगी वो हमारी मिनिमम बार होगी की साइज होगी। अगर ये हमारा 6 mm से कम आती है ये वैल्यू, तो उस केस में हमारी 6 mm विल बी द मिनिमम साइज ऑफ द लेटरल रेनफोर्समेंट का डायमीटर हो जाएगा वो। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि हमारा मिनिमम साइज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, मिनिमम साइज ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होगा, दैट इज 6 mm। पहले के अर्लियर वर्जन ऑफ कोड में जो 6 mm थी वो हमारी एक्चुअली में 5 mm थी। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो कोड की कुछ वर्जन्स आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ 16 mm लिखेगा, दिस इज अ इनकरेक्ट। ये एक्चुअल में हमारी 6 mm है, यहाँ मिस्टेक कर दी थी इन्होंने पब्लिश करने में कोड को, तो यहाँ पे 6 mm लेना है। तो हमारी जो डायमीटर की रिक्वायरमेंट है वो स्टिफनेस से गवर्नड है। ठीक है, और जो हमारी मिनिमम साइज है वो कोड ने स्पेसिफाई की, उसको ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम लिमिट जो है, जो 5T की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा IS 456 स्टिपुलेट नहीं करता है, इट डज नॉट स्टिपुलेट। बट प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से, फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस बहुत सारे लिटरेचर में और जो फील्ड में यूज किया जाता है लिमिट, वो हमारी है मैक्सिमम वैल्यू इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 16 mm। ठीक है, इसको हमने मैक्सिमम साइज को फील्ड में रिस्ट्रिक्ट किया है प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए। दो चीजें और मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप कॉलम में लेटरल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो जनरली टुवर्ड्स दी एंड्स, जो पहला हमारा लेटरल टाई है, जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, वो जो भी आपकी स्पेसिंग डिसाइड होगी कैलकुलेशन से, उसके पहला एंड का हाफ स्पेस दूरी पे आप प्रोवाइड करोगे एंड से, यानी ST/2 ST/4 सॉरी मीन्स ST/4 और ST/4। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रेनफोर्समेंट आएगा वो आपका स्पेसिंग का 2 होगा दोनों तरफ से। मतलब जब आपका, बिकॉज एंड्स में हमारे मोमेंट्स ज्यादा होंगे तो वहां पर आपको जो स्पेसिंग है उसको रिड्यूस करना होगा। ठीक है, टू रिड्यूस दी अनसपोर्टेड लेंथ और स्लेंडरनेस रेशियो उस पर्टिकुलर लेंथ में कम करने के लिए। ठीक है, और जो नॉर्मली हमारी जो आपने डिजाइन किया है वो एज इट इज फॉलो होगी। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब आते हैं हेलिकल रेनफोर्समेंट में। डायमीटर मैंने आपको बताया, यहां पर मेंशन्ड भी है कि जो हेलिकल रेनफोर्समेंट का डायमीटर है वो सेम प्रोविजंस जो फॉलो होंगे जो मैंने अभी एलोबरेट किए। ठीक है, एज इन केस ऑफ लेटरल टाइज। तो हेलिकल रेनफोर्समेंट में जो हमारे ये एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दीज आर दी यूज्ड इन स्फेरिकल सर्कुलर कॉलम्स। तो ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम स्पाइरल्स भी कहते हैं इन हेलिकल रेनफोर्समेंट को। तो इसके प्रोविजंस थोड़ा सा अलग हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है वो किस बेसिस पे गवर्नड है, बिकॉज जो हेलिकल है, हेलिक्स है ये बेसिकली, बिकॉज DNA लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से इसको हम हेलिकल रेनफोर्समेंट बोल रहे हैं, जो कि हम जनरली सर्कुलर कॉलम्स में एज अ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। तो जैसे ही हम ये वाला ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट यूज करते हैं सर्कुलर कॉलम्स में, तो बिकॉज दे प्रोवाइड वेरी गुड कन्फाइनमेंट। ठीक है, जो कंक्रीट को कन्फाइनमेंट करने की वजह से जो हमारी कंक्रीट कोर में है, कोर कंक्रीट बोलेंगे इसको, उसकी वजह से हमारे जो कॉलम्स की डक्टिलिटी है वो हमारी इनहेंस हो जाती है एट अल्टीमेट लोड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है आपको। बिकॉज ऑफ दिस कन्फाइनमेंट एक्शन इन केस ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, जो कॉलम की डक्टिलिटी है वो बढ़ जा रही है। इस वजह से हम जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इसको हम LCC लिख दें, लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाई 5%। हम 5% एनहेंस करके डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब जब हमने लोड कैरिंग कैपेसिटी डिजाइन में एनहेंस कर दी 5%, तो हमें यह इंश्योर करना है कि जो कंक्रीट का कोर है, ठीक है, अभी कोर को भी मैं डिफाइन करूंगा, अभी टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखना। कंक्रीट का जो कोर है बेसिकली
जो हमारी स्पाइरल रेनफोर्समेंट की एजेस है वहां से लेके जो हमारा डायमीटर बन रहा है वो जो है दैट इज कोर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायमीटर ऑफ कोर इज इक्वल टू टोटल डायमीटर जो है आपका कॉलम का ये वाला आउट माइनस 2 टाइम्स दी क्लियर कवर टू स्पाइरल रेनफोर्समेंट। जो स्पाइरल्स आप यूज कर रहे हो उसको जो क्लियर कवर है, अगर 40 mm आप मान लो और डायमीटर 400 मान लो तो 400 माइनस 2 इंटू 40 हो जाएगा, तो हमारा उस केस में 320 mm कोर डायमीटर हो जाएगा। तो इस कोर डायमीटर के अंदर जो कंक्रीट है हमारी वो कन्फाइंड होनी चाहिए। तो उस कन्फाइनमेंट को इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है कॉलम की वो फुली मोबिलाइज हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसका मतलब दो बेसिक चीजों पर इफेक्ट कर रही है। एक एरिया ऑफ कंक्रीट का जो कोर है उसके अंदर कितनी कंक्रीट का एरिया है, और दूसरी चीज हमारी कि अमाउंट ऑफ कन्फाइनमेंट कितना है, कितने अच्छे तरीके से हमारा रेनफोर्समेंट जो स्पाइरल रेनफोर्समेंट है वो कंक्रीट का जो कोर है उसको कन्फाइन करके रख रहा है। ठीक है, टू एंश्योर, अब ये कन्फाइनमेंट को एंश्योर कैसे करोगे आप कि कन्फाइंड है, टू एंश्योर कि जो कोर है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे लोड कैरी करे। फुल कैपेसिटी ऑफ कोर इज मोबिलाइज्ड, ये इंश्योर करोगे आप कि उस पर हमारे ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ जाए। और ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब अगर कोई भी कोर के अंदर आप एलिमेंट लोगे तो उसके अंदर जो स्ट्रेस की कंडीशन है वो कुछ इस तरह बनेगी, 6 सिग्मा XY सिग्मा Z। ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन जिसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कंक्रीट का कोर है दैट इज एबल टू कैरी दी मैक्सिमम फुल लोड। ठीक है, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए, इस कन्फाइनमेंट को इंश्योर करने के लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो हमारा पिच है यानी स्पेसिंग है रेनफोर्समेंट की, ये जो स्पेसिंग है हेलिकल रेनफोर्समेंट की ये कम हो, तो हमारी जो इस रिक्वायरमेंट है वो पिच की वो स्मॉल होगी। तो स्मॉल पिच रिक्वायरमेंट फॉर हेलिकल रेनफोर्समेंट, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इन जनरल कि जो स्पेसिंग है हमारी हेलिकल रेनफोर्समेंट की वो जनरली जो लेटरल टाइज के केस में जो हमारा कैलकुलेट होके आती है उससे कम रहती है। तो इंश्योर कि हमारा जो कन्फाइनमेंट है, ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, हमारा फुली मोबिलाइज हो जाए लोड कैरी करने के लिए। ठीक है, कोई पार्ट हमारा इनएफेक्टिव ना रहे जब हमारा कॉलम पर लोड पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट इस वजह से कोड ने क्या किया, हमारी हेलिकल रेनफोर्समेंट की जो स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों लिमिट किया। ठीक है, तो वो लिमिट हम देख लेते हैं। वो लिमिट दी है कि हमारी जो एसटी की पिच की मैक्सिमम वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 75 mm। ठीक है, क्योंकि यहां पर बोल रहा है शुड नॉट बी मोर देन 75 mm, यानी शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 75। यहाँ पे दोनों आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 75 mm या कोर का जो डायमीटर यानी डीसी है डिवाइडेड बाई 6, इसमें से जो वैल्यू आपकी लेसर होगी उससे आपकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, और जो एसटी है जो मिनिमम वैल्यू है ये पिच की मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये पिच की मिनिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 25 mm या 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द जो स्पाइरल का रेनफोर्समेंट है 5T, इसके 3 गुना जो साइज आएगा, यानी अगर 8 mm यूज कर रहे हो तो 24 mm आएगा और मिनिमम आपको 20। इसमें से तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आपको यूज करनी है। ध्यान रखना मिनिमम केस में जो ग्रेटर वैल्यू होगी उससे ज्यादा होनी चाहिए और मैक्सिमम के केस में जो लेसर वैल्यू होनी चाहिए उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कोड ने हमारा स्पेसिफाई कर दिया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो ध्यान रखना है हेलिकल रेनफोर्समेंट के केस में मिनिमम और मैक्सिमम पिच दोनों स्पेसिफाइड है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें ये कहा गया है कि हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रॉपरली एंकर्ड होना चाहिए एंड्स पे स्पेशली, और इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम एंड्स पर एक्स्ट्रा 1.5 टन्स ऑफ स्पाइरल बार, मतलब 1.5 टन एक्स्ट्रा देंगे।
ठीक है, तो हेलिकल रेनफोर्समेंट शैल बी ऑफ रेगुलर फॉर्मेशन विथ टर्न्स ऑफ हेलिक्स स्पेस्ड इवनली। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिंग इवन है, यानी बराबर है, यूनिफॉर्म है स्पेसिंग। लेकिन एंड्स में आपने क्या देखा, एक और एक आधा टर्न, यानी 1.5 टर्न एक्स्ट्रा यहाँ दिया गया है टू एंश्योर प्रॉपर एंकरेज। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एंड्स में प्रॉपर एंकरेज, जहां से आपका टर्मिनेट हो रहा है स्पाइरल रेनफोर्समेंट, एंड्स में वहां पर इफेक्टिव एंकरेज प्रोवाइड करने के लिए आपको 1.5 टर्न एक्स्ट्रा देना है स्पाइरल बार का। ठीक है, और ये हमारी रिक्वायरमेंट आपको मैंने बता दी, और ये रिक्वायरमेंट हमारी तब है जब हम स्पाइरल कॉलम को यानी सर्कुलर कॉलम को 5% एक्स्ट्रा लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके लिए हमारे कोड ने ये लिमिट्स स्पेसिफाई की हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आप ये चीजें देख सकते हो जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, कि जो पिच है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 mm। यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वल टू का साइन वहां मिस हो गया था, जो मैंने अलग से मार्क किया है। मिनिमम, ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई कि 25 mm या 3 times द डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट, लेटरल रेनफोर्समेंट से ज्यादा होना चाहिए, और इट शुड बी लेस देन द कोर डायमीटर। डीके यहाँ हमारी जो है वो डीसी है, या Y6 या 75 mm, जो भी हमारी स्मॉलर वैल्यू होगी उससे कम होनी चाहिए। एंड्स पे यहाँ पे भी हमारी जो स्पेसिंग है P/4, P इज पिच, और जो उसके बाद का जो रेनफोर्समेंट है वो P/2 पर होगा। कोर मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया था कि अगर ये 400 डायमीटर है तो इस स्पाइरल रेनफोर्समेंट की जो एज है इसके अंदर जो भी कंक्रीट आपकी आ रही है दैट इज अंडर द कोर कंक्रीट। ठीक है, तो आपको सिंपली ये क्लियर कवर चाहिए और इधर भी क्लियर कवर चाहिए, और तो डीसी निकालेंगे आप तो D - 2 times द क्लियर कवर, तो आपका कोर डायमीटर निकल आएगा। ठीक है, तो आप स्कीमेटिक डायग्राम में आप कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं, एक्चुअल में हेलिकल रेनफोर्समेंट जो है वो आपका इस तरह कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं इस वीडियो सीरीज के वीडियो के लास्ट क्लॉज पे, जो काफी थोड़ा सा टिपिकल है बट इजी टू अंडरस्टैंड है। तो जो भी ये प्रोविजन हम बात कर रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग दी जो हमारे आरसीसी कॉलम्स हैं इन मल्टी स्टोरी फ्रेम्स। मल्टी स्टोरी जब आप बिल्डिंग्स बनाते हो तो वहां पर जो हमारे आरसीसी के कॉलम्स आ रहे हैं उसमें क्या हमारी सिचुएशन है, क्या एस्पेक्ट्स आपको फॉलो करने हैं, उसके बारे में हमारा ये क्लॉज बात करता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक सबसे पहले एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हमने फ्रेम्ड बिल्डिंग देख ली, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका फर्स्ट फ्लोर आ गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड फ्लोर आ गया, ये हमारा थर्ड फ्लोर आ गया। तो यहां पर हमारे कॉलम्स क्या हैं, दीज आर दी कॉन्टिन्यूअस कॉलम्स। ठीक है, तो हमारे ये चांसेस हैं कि हमारे जो डिजाइन कंसिडरेशन से ये कॉलम का साइज नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, या बहुत कम वेरिएशन होगा। ठीक है, तो अब जो ये आपका स्लैब पड़ा हुआ है इस फ्लोर पे देखते हैं, ये आपने फ्लोर में डाला। ठीक है, और ये हमारा कॉलम चल रहा है, नीचे से कॉलम आ रहा है। अब जो इसका रेनफोर्समेंट होगा और इसमें हमारा जो रेनफोर्समेंट होगा वो कैसे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होगा, उसके बारे में इस क्लॉज में हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं। कैसे हमें इसमें डाउबलिंग करनी है, कैसे हमारा जो स्लैब है उसके रेनफोर्समेंट इसके साथ एंकर्ड होंगे, कैसे हम स्प्लाइसिंग करेंगे कॉलम और स्लैब के जंक्शन पे, कॉलम बीम जंक्शन पे, वो सारे स्पेसिफिकेशंस हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो जॉट डाउन किए हैं। तो पहला पॉइंट ये है, इसमें कहता है कि इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स सिंस द कॉलम रेनफोर्समेंट कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस ओवर द एंटायर हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट ज्यादा होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो कॉलम रेनफोर्समेंट है वो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, बिकॉज जो रोलिंग लेंथ है, रोल्ड लेंथ आती है वो लिमिटेड आती है। तो कॉलम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपकी ये ऑब्वियस है कि आपको थ्रू आउट एक सिंगल
लॉन्गिट्यूडनल बार नहीं मिलेगा, यू हैव टू स्प्लाइस एट ईच फ्लोर। तो जनरल प्रैक्टिस ये की जाती है, जनरल प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में हम बात करेंगे तो जनरली ये फॉलो किया जाता है कि हर फ्लोर पे ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए हम स्प्लाइसिंग करते हैं। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट आप पुराने वीडियोस डिटेल में मेरे देखिए, जहां पर मैंने कॉलम्स की स्प्लाइसिंग के प्रोविजंस बताए थे। अगर आप उसको इस वीडियो के साथ देखोगे तो विल बी एबल टू अप्रिशिएट द सिचुएशन जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं वो आपको स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी हर फ्लोर पे ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए। In such cases, the bars from the footing of the lower floor, as the case may be, form the starter bar for the columns bar of above that level. ठीक है, मीन्स एक कॉलम के बार आएंगे, वो फ्लोर लेवल पे टर्मिनेट होंगे, वहां से हम स्प्लाइसिंग करके आगे ले जाएंगे। या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि हमारा जो फ्लोर है, ये सपोज आपका फ्लोर है और यहाँ पे आपका कॉलम निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ का जो रेनफोर्समेंट है ये आपको बेंड करना पड़े और इसके साथ स्प्लाइस करना पड़े। तो यहां पर ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि यहां पर हमें सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ मिले। ठीक है, तो सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ एलडी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये जो आपका जो बार है, डेवलपमेंट लेंथ वाला बार, जो आपने लोअर फ्लोर से बेंड करके इस कॉलम का जो रेनफोर्समेंट आपका आ रहा है, तो इसको सेम लाइन में रखने के लिए आपको कभी कभी क्रैंकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ जो है आपकी, ठीक है, जो इसको हम डॉवेल बार भी बोल रहे हैं, इसको स्टार्टर बार भी बोल रहे हैं, बिकॉज इसी से हमारा कॉलम का रेनफोर्समेंट भी शुरू हो जा रहा है। तो ये स्टार्टर बार हो गया हमारे इस फ्लोर के ऊपर जो कॉलम है उसके लिए। अब ये कहता है कि व्हेन देयर इज अ स्मॉल ऑफसेट, the bars from the lower floor are cranked into column, और वो स्मॉल ऑफसेट की जो लिमिट है वो क्या है, वो है d/2 या 75 mm, या ऑफसेट की जो वैल्यू है वो हमारी ds, इसको ds लिख देते हैं। स्लैब की जो डेप्थ है फ्लोर में, जो स्लैब यूज हो रहा है, या 75 mm, इससे अगर कम है उस केस में तो हम आराम से क्रैंकिंग कर लेंगे इनटू द कॉलम एट द फ्लोर लेवल। ठीक है, हम बार को, क्रैंक का मतलब है सिंपली बार को हम बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोअर फ्लोर से बार आ रहा है, लोअर फ्लोर से जो बार आ रहा है, पास फ्रॉम द लोअर आर क्रैंक्ड इनटू द कॉलम, इसको हमने क्रैंक करके इसमें डाल दिया एट द फ्लोर लेवल। ठीक है, तो जो मैक्सिमम स्लोप है यहाँ का, ये हमारा 1:6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये इसकी लिमिट क्यों लगाई गई है। ठीक है, अब दिस टाइप ऑफ डिटेल इज ऑफन प्रैक्टिस व्हेन द साइज ऑफ कॉलम इज नॉट अल्टर्ड। जनरली ये प्रैक्टिस आप कहां पर फॉलो करोगे, जहां पर कॉलम का साइज आपका सेम चल रहा है या जो ऑफसेट है वो इतना स्मॉल है। ऑफसेट का मतलब ये है कि आपका ये जो कॉलम है ये आपका फ्लोर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर जो कॉलम आ रहा है, ठीक है, ये जो इस एज से इस एज की भी दूरी है, ये हमारा ऑफसेट है। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस ऑफसेट की लिमिट जो है वो ds/2 या 75 mm से अगर कम है तो सिंपल आप जो बार आ रहा था लोअर फ्लोर का, उसी को आप क्रैंक करके कॉलम बार में डॉवलिंग करके थ्रू कर लोगे। लेकिन जब हमारा ये ऑफसेट एक लिमिट से बाहर चला जाता है, ठीक है, and the offset is greater than d/2 or 75, it is not advisable to crank the bars। उस केस में हम बार्स को बेंड नहीं करते। यानी अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये दोनों सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आप चलते हैं इस वाले, ये आपका एक स्लैब है जिसकी जो डेप्थ है वो ds है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब जो कॉलम नीचे है स्लैब के, वो देखिएगा, वो उसकी एज जो है वो यहां पर है, और इसके इस फ्लोर के ऊपर जो कॉलम है उसकी जो एज है वो यहां पर है। तो जो ये ऑफसेट हुआ दोनों के अलाइनमेंट में, वो ds/2 या 75 mm। ठीक है, इससे अगर कम है तो उस केस में हमने
जो रेनफोर्समेंट आ रहा था उसको ही क्रैंक कर दिया, बेंड कर दिया। तो ये जो आपने बेंड किया इसको कहते हैं क्रैंकिंग, ये क्रैंकिंग है। ठीक है, जहां पर जो ऑफसेट है वो कम है, ठीक है, ऑफसेट इज लेस देन 75 mm या स्लैब की डेप्थ का हाफ से कम है। ठीक है, अगर ये ऑफसेट ज्यादा हो जाएगा तो दिस इज नॉट परमिटेड। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम के रेनफोर्समेंट को आपको इसी स्लैब के लेवल पर टर्मिनेट करना पड़ेगा और यहां पर डावलिंग करके इस फ्लोर के में डॉवल बार डाल के इसके साथ इसको नए रेनफोर्समेंट बार्स डालने होंगे। ठीक है, जो भी फ्लोर्स होंगे नीचे वाले कॉलम्स के वो हमारे इस फ्लोर लेवल पे टर्मिनेट हो जाएंगे और इसके ऊपर डावल बार लगा के फ्लोर के साथ नए लॉन्गिट्यूडनल बार स्प्लाइसिंग के साथ डाले जाएंगे। तो यहां पर आपने डाला, फिर आपने यहां पर देख रहा है स्प्लाइसिंग कर दी। ठीक है, और जो इसका स्लोप है ये 1/6 मैक्सिमम स्लोप है, ये इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आते हैं यहां पे, ये जहां पे आपने बेंड किया दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ बेंड। ठीक है, अब इस जगह पे क्या एक्शन हो रहा है, यहां पर हमारे बिकॉज फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जो भी हमारी फोर्सेस इस लॉन्गिट्यूडनल बार पे कंप्रेसिव फोर्सेस आ रही थी इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप होगा इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो भी हमारी थ्रस्ट आ रही है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो ये होगा। अब इस जगह पे जो हमें बार को डिजाइन करना है, ठीक है, दे शैल बी इस तरह की, जो यहां पे आप, बिकॉज यहां पर आउटवर्ड मूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे जहां पर आपने क्रैंकिंग किया है, विच इज नोन एज पॉइंट ऑफ बेंड। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या डालने पड़ेंगे, एडिशनल टाइज, एडिशनल लेटरल रेनफोर्समेंट डालने पड़ेंगे इस लेटरल फोर्स को टैकल करने के लिए। तो जो लेटरल फोर्स यहां पर आप लेंगे दैट इज 1.5 टाइम्स द 1.5% ज्यादा 50% आप इंक्रीज करके लेंगे ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी जो इस बेंड में जो फोर्स आ रही है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस पॉइंट पर, उसके 50% इंक्रीज करके लेटरल फोर्स के लिए आप डिजाइन करोगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है, सो दैट दे शुड हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ। तो जो एडिशनल टाइज है उनमें एडिक्वेट स्ट्रेंथ होने के लिए आपको ये लेटरल फोर्स के लिए आपको डिजाइन करना होगा। यहां पर यही लिख रहा है कि वेयर एवर द स्टील फोर्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन, यहां पे आप देख रहे हैं बिकॉज हमने बेंड कर दिया तो हमारा फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो उनको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ट्रांसवर्स फोर्सेस आएंगी। ठीक है, दिस इज द ट्रांसवर्स फोर्स। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये बेसिकली इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश कर रही है। तो एडिशनल टाइज शुड बी प्लेस्ड एट सच बेंड्स एंड दे शुड हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू टेक अप द आउटवर्ड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो जो आउटवर्ड फोर्स डेवलप हो रही है इस जंक्शन पे, उसके लिए आपको डिजाइन करना है एडिशनल टाइज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये कह रहा है कि कॉलम फेस में इलस्ट्रेटेड एडिशनल स्ट्रिप्स विल बी रिक्वायर्ड ओनली नियर द बॉटम क्रैंक। तो यहां पे ये बॉटम क्रैंक है, ये आपका टॉप क्रैंक है, जहां पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो रही है ट्रांसवर्स फोर्स, वहां पे आपका एडिशनल स्ट्रिप्स आपको डालनी पड़ेगी। अब ये जो स्ट्रिप्स हैं, एडिशनल टाइज है बेसिकली लेटरल रेनफोर्समेंट, अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें, ठीक है, वो आपको कहां पर रखनी है, ये आपको मैंने बताया कि ये आपका बेंड है, तो बेंड से रेंज दी इन्होंने 8 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द फाई, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल बार है, इसको यहां पे डीबी दिया हुआ है, 8 टाइम्स दी डीबी, 8 टाइम्स दी डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। ये रेंज दे दी कि इस पॉइंट ऑफ बेंड से इतनी दूर तक इस रेंज में आपको एडिशनल टाइज देनी है। ठीक है, एडिशनल लेटरल रेनफोर्समेंट देना है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इस कॉलम और फ्लोर जंक्शन, कॉलम और स्लैब जंक्शन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो अब ये रूल तब फॉलो होगा जब आपकी जो ऑफसेट है वो लिमिट में हो। अगर ये ऑफसेट ज्यादा होगा तो टॉप फ्लोर
ये जो फ्लोर है इसी में आपके ये रेनफोर्समेंट टर्मिनेट होंगे और यहां से रेनफोर्समेंट जो निकलेगा वो डॉवल, कई सारे डॉवल बार प्रोवाइड करके हम फिर से नया कॉलम में रेनफोर्समेंट देंगे। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था कि यहां पर स्प्लाइसिंग कुछ इस तरह करेंगे कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो हमारी सेम रहेगी और जो हमारा स्लोप है वो 1/6 रहेगा। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो यहां पर क्या कह रहा है कि व्हेन कॉलम वर्टिकल बार्स आर बेंट एडिशनल टाइज आर टू बी प्रोवाइडेड एज शोन बिलो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और कैसे इनको डिजाइन करेंगे, 1.5 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द इंक्लाइन पोर्शन, जो भी इंक्लाइन पोर्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है उससे 1.5 टाइम के लिए डिजाइन करेंगे। एंड शुड बी प्लेस्ड नॉट मोर देन 8 टाइम्स द डायमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बेंड। अब ये क्यों रिक्वायर्ड है एडिशनल टाइज हमारी, दीज एडिशनल टाइज आर रिक्वायर्ड कि हमारी जो फ्रेम सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके व्हाइल रजिस्टिंग द लेटरल लोड्स। ठीक है, जनरली ये देखा गया है कंस्ट्रक्शन वर्क्स क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स का अलाइनमेंट मिलाने के लिए किंग्स डाल देते हैं, मोड़ देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ किंकिंग, इस टाइप की किंकिंग की वजह से हैवी लोकल शियर और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होंगे जो कि कॉलम्स की सेफ्टी के लिए बहुत डेंजरस है। तो ये प्रैक्टिस आपको फील्ड में ध्यान रखनी है कि जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स आ रहे हैं कॉलम में उसमें किंक ना आए बेसिकली एट द बीम कॉलम जंक्शन। ठीक है, तो बीम कॉलम जॉइंट में ये चीज ध्यान रखनी है। जो फिगर में आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये आपका फ्लोर है, यहाँ टर्मिनेट हुआ, अब नया कॉलम, नया फ्लोर इसके ऊपर आएगा इस कॉलम। तो यहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने ये बार्स को किंग कर दिया है जो स्लैब के अंदर जा रहे हैं। तो दिस शुड नॉट बी डन। तो किंकिंग ऑफ बार नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपरली बेंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन वर्कमैनशिप और यहां पर यही सारी चीजें इस क्लॉज में लिखी हुई हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन किए। ध्यान रखना है कि जो एडिशनल टाइज हैं वो किस फॉर्म में है, वो मेटल टाइज फॉर्म में है, स्पाइरल्स फॉर्म में है या पार्ट ऑफ फ्लोर कंस्ट्रक्शन है। तो ध्यान रखना है मेटल टाइज इस तरह डिजाइन करनी है, दे शैल बी प्लेस्ड नियर नॉट मोर देन 8 बार डायमीटर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बेंड। बेंड के दोनों तरफ 8 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार के लिमिट में रखना है। Horizontal thrust should be registered shall be assumed as 1.5 times the horizontal component of nominal stress in the inclined portion of bar. Offset bar shall be bent before they are placed in forms. मतलब शटरिंग लगाने से पहले जब उनको आप प्लेस कर रहे होगे शटरिंग के अंदर, उससे पहले ही उसको बेंड कर लेना है। तो इनको हम ऑफसेट बार्स कहते हैं, जो आप बेंड कर रहे हो ऑफसेट बार्स कहलाएंगे। वेयर कॉलम फेसेस और ऑफसेट 75 mm और मोर, जहां पे ऑफसेट 75 mm से ज्यादा है फेसेस में, वहां पे आपको स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी बिकॉज डॉवेल बार्स आप निकालोगे फ्लोर के स्लैब से, उसके ऊपर जैसे ही आप निकलेंगे तो कॉलम में आपको स्प्लाइसिंग करनी होगी। तो सेपरेट डॉवेल्स एंड ओवरलैपिंग अरेंजमेंट शैल बी मेड एज पर स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको ऊपर 26.2.51 जब क्लॉज पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। आई होप द वीडियो विल बी हेल्पफुल। अपना कमेंट जरूर शेयर करें सो दैट मैं इम्प्रोवाइज करता रहूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।